अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया कमल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, जिसके बाद अब हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी बेदखली के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वज़ारत दाखिला ने मुल्क की तारीख में पहली बार फॉरेन एक्ट 1946 के तहत तमाम सूबों को गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की बेदखली का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस हुक्मनामे के मुताबिक मामूली जराइम में ज़ेर तफ्तीश और सज़ा याफ्ता गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल कर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने खबरदार किया है कि अगर डेडलाइन गुजरने के बाद कोई पाकिस्तानी गैर कानूनी तारकीन वतन को पनाह देने में मुलव्विस पाया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेदखली के मनसूबे का इत्तलाक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों पर होगा। मनसूबे के इत्तलाक में किसी भी मुल्क के शहरियत को मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मैपिंग और जियो फेंसिंग करके गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की निशानदही का अमल मुकम्मल कर लिया है। सिंध में 2 लाख जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 3 लाख गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों में से वापस न जाने वालों को होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब और बलूचिस्तान में भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमती अहकामात के पेश नज़र तुरखम और चमन बॉर्डर से रोजाना हजारों अफगान बाशिंदे अब वापस आ रहे हैं। 31 अक्टूबर को 21,536 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगान शहरियों में 7,292 मर्द, 5,280 खवातीन और 8,964 बच्चे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 319 गाड़ियों में 883 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई और यह सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। अब तक 1,26,000 से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी हो चुकी है। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफराद को दी गई मोहलत खत्म होने पर इनखला का अमल शुरू हो गया है और इस हवाले से आगाही पैगामात भी नशर किए जा रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह देने और मुलाजमत देने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जेल में मौजूद गैर कानूनी कयाम करने वाले 64 अफराद को रवाना किया गया। वतन वापस भेजे जाने वालों को इस्लामाबाद पुलिस की निगरानी में रवाना किया गया। पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक रहना मुमकिन है। गैर कानूनी मुकीम अफराद को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई। कराची के मुख्तलिफ अजला में क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। हाजी कैंप में इन अफराद के लिए आर्जी होल्डिंग सेंटर कायम किया गया है, जहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल जमाली। उनसे तफसील जान लेते हैं। सुहेल जमाली, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त ज़िला केमाड़ी में हाजी कैंप के नज़दीक पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के मरकज़ी दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए होल्डिंग कैंप कायम किया गया है। इस होल्डिंग कैंप में अभी तक चंद गैर कानूनी अफराद को जो यहाँ पर मुकीम थे किसी दस्तावेज़ के बगैर लाया गया है। इस होल्डिंग कैंप में तकरीबन 70 के करीब खैमे लगाए गए हैं। इसके अलावा इमारत में ख़वातीन और मर्दों के अलग अलग ठहरने का इंतज़ाम है, क़याम ताम का है और रोज़ाना तकरीबन नादरा का अमला 1500 अफराद की तस्दीक करेगा। वाक़तन गैर मुल्की अफराद जो है यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। रोज़ाना यहाँ पर तकरीबन 400 से 500 अफराद की गुंजाइश मौजूद है। ये ज़ाहिर है कि ये ऑपरेशन जो कराची के तमाम अज़ला में गैर कानूनी अफराद के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने तमाम डिप्टी कमिश्नर को अहकामात दिए हैं कि इस हवाले से कोई रू रियायत ना की जाए। यहाँ जो नादरा का अमला है उसकी मावनत के लिए FIA और स्पेशल ब्रांच भी मौजूद है और यहाँ पर इस कैंप के अंदर होल्डिंग कैंप के अंदर तिब्बी सहूलतों का भी इंतज़ाम किया गया है कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद यहाँ पे आएंगे, अगर उनको कोई मेडिकल का मसला है तो उनका इलाज भी किया जा सके। बहुत शुक्रिया सुहेल जमाली, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि पाकिस्तानी सरजमीन से गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की हिदायत पर तमाम शहरों से गैर कानूनी तारकीन को वापस भेजा जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के हवाले से अहम पैगाम में उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब गैर मुल्की शहरियों के इनखला का अमल सुपरवाइज करेगी। शहरी गैर कानूनी तारकीन वतन की मौजूदगी की इत्तला पुलिस को दें। किसी भी मुल्क की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करे। हर रियासत का ये हक है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने बॉर्डर्स के अंदर ना आने दे, अपनी सरहदों को महफूज करे, अपने मुल्क में अपना कानून लागू करे और दुनिया की हर स्टेट ये राइट रखती है कि वो किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को लीगल प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद अपने मुल्क से बाहर निकाल दे। पाकिस्तान की रियासत की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ये हक अदा करे। मेरे पीछे हुकूमत पाकिस्तान के ऐलानात चल रहे हैं।
یہ اعلانات کافی عرصے سے کیے گئے ہیں جن میں بڑے صاف اور شگاف الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ غیر ملکی تارکین کو پاکستان کو چھوڑنا پڑے گا. اگر کسی کو اس میں کوئی شک تھا تو وہ آج سے دور ہو جائے گا، کیونکہ الحمدللہ پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا اور یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو ایک مربوط پالیسی اور ایک پری ڈیسائیڈڈ اسٹریٹجی کے ذریعے، جس میں ڈیٹس کے ساتھ ہر ضلع سے ان کو نکالنے کا پروسیس شروع ہو جائے گا، وہ کام شروع ہو چکا ہے. میرے پیچھے کمپیوٹر سسٹمز ہیں. ہمارے تمام ریڈنگ پارٹیز جو ان کو پاکستان سے باہر نکالنے کی ایکٹیویٹی شروع کریں گی وہ کیمروز کے ساتھ ہوں گی، اور وہ باڈی کیمز اور دیگر ریکارڈنگ میکینزم کے ذریعے یہ انشور کریں گی کہ ان کے اوپر ہیومن رائٹ وائلیشن کا کوئی الزام نہ لگے. اس کے بعد ہم ان تمام ڈیٹا بیسز کے ساتھ جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں، فیشل ریکگنیشن جہاں سے یہ ویڈیو شروع ہوئی اور آپ کو دکھا رہے تھے، ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایکٹیویٹی شروع کر دیں گے. پنجاب کے اندر 25 لاکھ کیمراز کو میپ کیا جا چکا ہے، اور یہ 2 لاکھ کی فورس انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام بخوبی سر انجام دینے کے لیے تیار ہے. ہم نے حکومت پاکستان کی پالیسی کے مطابق اضلاع کو مختلف ڈیٹس کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، اور چونکہ 31 اکتوبر گزر چکی ہے، لہٰذا تمام غیر ملکی تارکین وطن پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. ہم کسی بھی ایسے شخص کو تنگ نہیں کریں گے جس کے پاس پاکستان میں رہنے کا لیگل ڈاکیومنٹ موجود ہوگا. حکومت پاکستان کی اس پالیسی کے اوپر منوعاً عمل ہوگا، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، اسپیشل برانچ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن حکومت پاکستان کی اس پالیسی کے اوپر عمل کرے گی. حکومت پنجاب اس کو سپروائز کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں جس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن جناب چیئرمین، جس اہم موقع پہ ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اپنی سالیڈیرٹی فلسطین کے عوام کو شو کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے بلکہ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے. جس طرح سے فلسطین کے عوام اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کے بعد ایک بہت ہی ظلم و استبداد کا شکار ہیں، اور بے شمار وہاں پہ شہادتیں ہو چکی ہیں پچھلے کئی روز سے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ ہم سب کی یہ فرض بنتا ہے کہ فلسطین کے عوام کے لیے ہم اپنی سالیڈیرٹی شو کریں، ان کے ساتھ جتنی بھی حد البسا ہم ان کی مدد کر سکیں، وہ ہمارے لیے ایک قومی فریضہ ہے اور ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. جناب چیئرمین، فلسطین کے اوپر جو قبضہ ہے پچھلے کئی برس سے ہے اسرائیل کا، غزہ کے اوپر پچھلے 17 سال سے ایک قبضہ چل رہا ہے اسرائیل کا، لیکن جس طریقے سے 7 اکتوبر کے بعد ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں، جس قسم کی شہادتیں ہوئی ہیں وہاں پر، جس طرح سے بچوں کو، عورتوں کو اور ان کو شہید کیا گیا ہے، اس کی میرے خیال میں ہماری جو موجودہ تاریخ ہے اس میں اس کی مثال نہیں ملتی. میں کل رات ہی جناب چیئرمین یونیسیف کی ڈائریکٹر جنرل کیتھرین رسل کو سن رہا تھا، اور انہوں نے ایک بہت ہی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 ہفتے سے جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے غزہ میں، غزہ ایک قبرستان کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہے. ان کے مطابق، یونائٹڈ نیشنز کے مطابق جناب چیئرمین، کوئی تقریباً 8500 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس کے اندر کوئی 3500 بچے شامل ہیں. کوئی 25000 سے زیادہ فلسطینی اس وقت زخمی حالت میں ہیں. وہاں پر کوئی تقریباً 222 اسکولوں کو تباہ کیا گیا ہے. 1,80,000 کے قریب مکانات کو بھی تباہ کیا گیا ہے جو فلسطینی جہاں پہ وہ رہ رہے تھے. نہ وہاں پہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے. اور جہاں پر جو ہسپتال ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی 35-36 اسرائیلی اٹیکس وہاں پہ کلینکس اور ہاسپٹل پہ ہو چکے ہیں،
جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کے لیے کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. جو زخمی ہیں وہ بیچارے, ان کی کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں ہے, ان کے علاج کے لیے سہولتیں بالکل نہیں ہیں. تو یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی باعث تشویش ہے. جناب چیئرمین, ابھی کل ہی اسرائیل نے جبلیہ کے مقام پہ ایک اور حملہ کیا جس کے نتیجے میں سینکڑوں شہادتیں ہوئیں. یہ جو اسرائیلی حملے ہیں یہ صرف غزہ تک ہی موقوف نہیں ہیں, اس کا بلکہ دائرہ کار بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے, اور اب نہ صرف یروشلم بلکہ ویسٹ بینک میں بھی ان کے اٹیکس ہو رہے ہیں. اور ایک اطلاع کے مطابق, اوتھینٹک فگرز کے مطابق, یروشلم میں بھی اور ویسٹ بینک میں بھی بے شمار شہادتیں ہو چکی ہیں. لیکن جناب چیئرمین, جس بات کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے فگرز جو دیے گئے ہیں, اکارڈنگ ٹو ویریس انڈیپینڈنٹ سورسز, شہادتوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. جناب چیئرمین, جو پاکستان نے یہ مسئلہ جو سا ہے, اس کے لیے جب سے یہ شروع ہوا ہے اس میں ہم نے بہت ہی ایک پرو ایکٹیو رول ادا کیا. نہ صرف یہ کہ پاکستان نے اس کے اوپر ایک بہت ہی واضح سٹیٹمنٹ دی, نہ صرف آپ کی طرف سے ایک بہت واضح پیغام دیا گیا فلسطین کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے, بلکہ حکومت کی جانب سے بھی ایک واضح پیغام دیا گیا. اور پرائم منسٹر نے, جو فلسطین کے صدر ہیں محمود عباس, ان سے بات کی. میرا رابطہ رہا OIC کے تقریباً تمام جتنے اہم ممالک کے فارن منسٹرز تھے, باشمول سعودی عربیہ, UAE, قطر, ترکی, جارڈن, ایجپٹ, ان سب کے ساتھ ہمارے میری بات چیت ہوئی, اور ہم نے اپنی پوزیشن کوآرڈینیٹ کی خصوصی طور پہ سعودی عربیہ اور ادر لائک مائنڈڈ کنٹریز کے ساتھ. جناب چیئرمین, اسی ایفرٹس کے نتیجے میں پاکستان اور سعودی عربیہ نے جوائنٹلی OIC کا ایک اسپیشل سیشن, ایکسٹرا آرڈنری سیشن, اس کا اجلاس طلب کیا گیا سعودی عربیہ میں, جدہ میں, جس کے اندر تمام ممالک کے فارن منسٹرز نے شرکت کی. اور آپ کو کہ وہاں پر ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا, اور کنسنسس کے اندر جو ایک قرارداد منظور کی گئی اس کے اندر واضح طور پہ یہ کہا گیا, ایک تو نمبر 1, اس کے 4-5 اس کے نکات تھے, اہم نکات جو کہ میں بیان کرنا چاہوں گا. ایک تو نمبر 1 کہ سیز فائر اس کو امیڈیٹلی اس کو ڈکلیئر کیا جائے. دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر جلد از جلد جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے غازہ میں بھی اور باقی جو جتنے بھی افیکٹڈ علاقے ہیں اس کو پرووائڈ کی جائے. اور تیسرا یہ کہ وہاں پر جتنے بھی پرزنرز وہ اپنا لیے گئے ہیں ان کی ریلیز ہو. اور چوتھا یہ تھا کہ جلد از جلد ایک پیس پروسیس ہے اس کی ریوائول ہو, اور اس کے لیے تمام ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اس سلسلے میں ایک اہم جو ایک اقدام اٹھائیں. جناب وہ اس کے میں ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی جانا چاہوں گا کہ یہ جو اسرائیل نے پچھلے 3-4 ہفتے سے جو ظلم و بربریت کی جو ایک نئی ایک مثال قائم کی ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ایک ہے کہ انہوں نے نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کی ہے, اور جتنی بھی ایک اخلاقی اقدار ہوتی ہیں اس کی بھی انہوں نے بالکل پامال کیا ہے. آپ کو معلوم ہوگا جناب چیئرمین کہ جو ان کا تھا سب سے پہلے 1967 میں جو ریزولوشن نمبر 242 پاس کیا گیا تھا اور وہ یونانیمسلی پاس کیا گیا تھا, اس کے اندر اسرائیل کے قبضے کو یونائٹڈ نیشنز نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا. دوسرا جو ریزولوشن تھا جو بہت اہمیت کا حامل ہے جناب چیئرمین, وہ تھا ریزولوشن نمبر 478 جس کے تحت وہاں پہ کچھ ممالک نے یروشلم میں اپنے ڈپلومیٹک مشنز کو شفٹ جب کیا تو اس کے نتیجے میں یہ ریزولوشن پاس کیا گیا کہ جتنے ممالک نے یروشلم میں اپنے مشنز کو ڈپلومیٹک مشنز کو شفٹ کیا ہے وہ وہاں سے نکال کے اس کو واپس لے جائیں اسرائیل کے جو دارالخلافہ ہے اس کے اندر تل ابیب میں. اور تیسرا جو اہم ایک ریزولوشن جو پاس کیا گیا وہ تھا
रेजोल्यूशन नंबर 2334 जनाब चेयरमैन, जिसके तहत उन्होंने जितनी भी सेटलमेंट इसराइल ने कायम की मकबूजा इलाकों में, उनको सबको नाजायज़ करार दिया। तो जनाब लेकिन बात यह है कि जनाब चेयरमैन के इन तमाम रेजोल्यूशंस की उन्होंने कोई पासदारी नहीं की। न सिर्फ उन्होंने पासदारी नहीं की, बल्कि उनके जो जितने भी हमायती हैं उन्होंने भी उन पे जोर नहीं दिया कि वो इसराइल उनकी जो रेजोल्यूशंस की पासदारी करे। और इस सिलसिले में मैं एक जो सबमिशन मेरी ये थी इस ऐवान के बारे में, पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में जनाब चेयरमैन, कि हमारी पॉलिसी के जो मेन नुकात हैं वो मंदरजा झेल हैं। एक तो नंबर 1 कि इसराइल फौरी तौर पे अपने जो भी इलाके उन्होंने जिन पे काबिज है उनसे अपना इनखला करे, और जो उन्होंने अपनी वहाँ पर जो हकूक़ की पामाली की है उनको बहाल करे। और तीसरा ये है कि फ़लस्तीन के लिए एक आज़ाद हुकूमत, जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस की करारदादें मौजूद हैं और जिसका दारुल खिलाफा जो अल-कुद्स अल-शरीफ हो, उसके मुताबिक उसकी एक इंडिपेंडेंस हकीकत को, हैसियत को तस्लीम किया जाए। तो जनाब चेयरमैन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी आवाज़ न सिर्फ हमारी अवाम की आवाज़, इस ऐवान की आवाज़, हुकूमत की आवाज़, वो फ़लस्तीन के अवाम के लिए एक रोशनी का, एक आज़ादी का और एक अमन का वो सबूत साबित हो। और इस उम्मीद के साथ कि जो इंसाफ है वो जुल्म और जबर पे हावी हो, और इस उम्मीद के साथ कि आलमी ज़मीर तंग नज़र मफादात को शिकस्त दे, मैं इस ऐवान की जानिब से, हुकूमत की जानिब से और अवाम की जानिब से एक मरतबा फिर ये इयादा करता हूँ कि हम फ़लस्तीन के अवाम के साथ हैं, हमेशा रहे हैं और आइंदा भी हमेशा उनके साथ रहेंगे। जनाब वाला, इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू जी। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी सेनेट इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि फ़लस्तीन के अवाम के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं, फ़लस्तीन के लिए आज़ाद रियासत का मुतालबा कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जारहियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। Emergency session on the Gaza genocide strongly condemns the Israeli crimes against humanity and state terrorism being perpetrated against the innocent children, women and men of Palestine living in the occupied strip of Gaza, the world's biggest open prison. Declares that since the Holocaust of the Second World War, no state has committed such mass killings, carnage and war crimes with such an unprecedented barbarity and brutality. Expresses full solidarity and support with the oppressed Palestinians while denouncing the double standards and hypocrisy of those who are supporting Israel as they are partners in crimes, since they also oppose an immediate ceasefire in the beleaguered Gaza. Reflects the sentiments of the people of Pakistan and takes pride in Pakistan's consistent commitment to the just cause of Palestinian state, such a policy which was first enunciated by the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. There can therefore be no wavering from Pakistan's principled policy based on supporting the inalienable right of self-determination of the people of Palestine and their right to an independent state of Palestine with Jerusalem as its capital, and demands an immediate ceasefire in Gaza, an end to the Israel blockade of Gaza, full access of Gaza to all international humanitarian organizations so that relief supplies, medicines, food, and water can be supplied to the beleaguered citizens of Gaza, and further demands an end to Israeli aggression and occupation, and termination forthwith of all Israeli activities aimed at desecration of holy places of Muslim Ummah. Thank you, Mr. Chairman.
I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The resolution is passed unanimously. सेक्रेटरी साहब इसकी कॉपी मेरे कवरिंग लेटर के साथ तमाम दुनिया के पार्लियामेंट्स को भिजवा दें और यूनाइटेड नेशन में भी भिजवा दें. चेयरमैन सेनेट सारिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास जारी है. कायद ईवान इसागार ने फ़लस्तीन के हवाले से करारदाद पेश की. पाकिस्तान की जानिब से इसराइली कार्रवाइयों पर मजम्मत की गई और मुतफ़िका करारदाद पेश की गई और इस करारदाद को ईवान ने मंजूर कर लिया है. मुतफ़िका तौर पर इस करारदाद को मंजूर किया गया है. इस करारदाद में पाकिस्तान ने मुतालबा किया है. पाकिस्तान ने इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया. पाकिस्तान ने इसराइल से फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़े को ख़त्म करने और साथ ही साथ जो कवानीन की और हुकूक की पामाली की जा रही है उसकी बहाली का भी मुतालबा किया है. खबरनामे में आगे बढ़ें. यहाँ आपको बताएं, निगरान हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेज और अस्करी क़यादत की जानिब से मुल्क की सालमियत और मईशत की बहाली के पेश नज़र सख्त इक़दामात लेने का फैसला किया गया है, जिसके बाद मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया. 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर से 83.59 मेट्रिक टन खाद, 1.13 मेट्रिक टन आटा और 2.267 मेट्रिक टन चीनी बरामद हुई. पंजाब से 74.52 मेट्रिक टन खाद बरामद हुई. ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध से 9.072 मेट्रिक टन खाद, 1.133 मेट्रिक टन आटा और 2.267 मेट्रिक टन चीनी बरामद हुई. मुतालिका इदारे 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ 62 से ज़्यादा ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुके हैं. निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है. 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ. दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स आज एक बार फिर 52,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया. इंडेक्स 52,300 से ज़ायद की सतह पर ट्रेड कर रहा है. और सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरने के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत जारी है. चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और अदालत में कार्रवाई जारी है. फैजाबाद धरने के हवाले से नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत जारी है. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है. इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला जारी है. इलेक्शन कमीशन में इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत का सिलसिला शुरू हो गया है. इस सिलसिले में समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिए गए हैं. मजीद तफसील जानेंगे अपनी नुमाइंदा सदफ अफजल से. जी सदफ, आगाह कीजिएगा. इलेक्शन कमीशन में हल्का बंदियों पर एतराज़ात का जो सिलसिला है, एतराज़ात की समाअत का सिलसिला आज से शुरू हो गया है. इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में जो बेंच हैं वो तश्कील दे दिए गए हैं और यकम यानी आज के दिन 2 नवंबर और 3 नवंबर के लिए भी जो एतराज़ात कनंदान हैं उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं. इलेक्शन कमीशन ने जो आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की जो इब्तदाई फहरिस्त थी वो शाया कर दी थी. इब्तदाई फहरिस्त शाया होने के बाद तकरीबन 27 अक्टूबर तक जो एतराज़ात हैं वो जमा कराने का सिलसिला इलेक्शन कमीशन में जारी रहा, जिसके बाद आज यानी 1 नवंबर से बाकायदा तौर पर एतराज़ात जो हैं उन पर समाअत का सिलसिला शुरू हो गया है. फाक और सूबों से 1324 के करीब जो हैं वो एतराज़ात इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो समाअत करेगा और समाअत के दौरान एतराज़ात पर जो हल्के हैं उनको सही करने के लिए जो है वो उनका वकील जो है वो इलेक्शन कमीशन में मुख्तलिफ दलाइल देगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की जो हतमी फहरिस्त है वो 30 नवंबर को जारी करेगा और 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त शाया होने के बाद इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो जारी करेगा. जी
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ बढ़ती इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करता हूँ। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ जबालिया कैंप पर फ़ज़ाई हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों जानों का ज़िया इंतहाई काबिल अफसोस है। उन्होंने कहा कि बेगुनाह शहरियों पर फ़ज़ाई हमला इसराइली बर्बरियत का वाज़ेह सबूत है। ऐसी काबिल मज़म्मत कार्रवाइयों को माफ़ और फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन में कत्लेआम रुकवाने के लिए दुनिया को अब अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, गजा में निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल के सफ़ाकाना हमले 26 से रोज़ भी जारी हैं। जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर वहशियाना बमबारी में शुहदा की तादाद 120 हो गई, जबकि सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। गजा में हुक्काम ने बताया है कि जबालिया कैंप पर 6 बम गिराए गए, जिनमें हर एक का वजन 1 टन था। इसराइली हमले में मुतादिद रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक खान यूनिस में भी रिहायशी इमारतों पर हमले में मजीद 12 अफराद शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से गजा में जारी सेहूनी जारहियत में शहदा की मजमूई तादाद 8,525 हो गई है, जिनमें 3,542 बच्चे और 2,187 खवातीन शामिल हैं। काबिज फौज ने रफा मुहाजिर कैंप पर भी हमले किए हैं। अल अरबिया टीवी के मुताबिक शिमाली गजा के इलाके बेतहनून क्रॉसिंग पर इसराइली फौज और फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई, जिसमें मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। इसराइल ने गजा में हलाक होने वाले 11 फौजियों की शनाख्त जाहिर की है। गजा के शिमाल मगरबी इलाके करामा में भी शदीद झड़पों की इत्तलात हैं। गजा में एक बार फिर इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई हैं। मगरबी किनारे में भी जालिमाना कार्रवाइयों में दिन ब दिन शिद्दत आ रही है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक 127 फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद किया जा चुका है, जबकि 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर दुनिया भर में गम व गुस्सा बढ़ने लगा है। लातीनी अमरीकी मुल्क बोलीविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया है। इसराइल के साथ ताल्लुकात के खात्मे का ऐलान बोलीविया के अबूरी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर ख़ारजा ने किया। बोलीविया पहला लातीनी अमरीकी मुल्क बन गया है जिसने गजा की पट्टी में वहशियाना मज़ालिम पर इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। कोलंबिया और चिली ने भी इसराइल से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। उर्दन, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने भी पनाहगज़ीन कैंप पर इसराइल के हमले की मज़म्मत की है। इमदादी तंजीमों ने गजा में जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में गजा में इसराइली हमले बंद कराने और इमदादी सामान की फराहमी के लिए बैनुल-अक़वामी सिफारती मुहिम का जायजा लिया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी काबीना का कहना है कि आलमी बिरादरी को अपना किरदार अदा करने पर आमादा करने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर सिफारती मुहिम चलाई जा रही है। समझ लें कि जिसमें हर हुनर जो क्राफ्ट्स हैं, चाहे वो थ्रेड क्राफ्ट्स हो, फैब्रिक से रिलेटेड क्राफ्ट्स हो, वुड क्राफ्ट्स हो, मेटल क्राफ्ट्स हो, लेदर क्राफ्ट्स हो, और फिर हमारे जो फोकलोर की जितनी असनाफ हैं, म्यूज़िकल सिन्फ हो या डांस हो या कहानी हो या पपेट थिएटर वगैरह हो, वो तमाम असनाफ यहाँ आती हैं और तमाम सूबे बड़े ज़ोर व शोर से अपना जो बेहतरीन असासा है वो साथ ला के यहाँ पूरे मुल्क और पूरे कौम के साथ शेयर करते हैं। और तमाम सूबों के पवेलियंस बनते हैं और हर पवेलियन में बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं जो वहाँ के लोगों की जो बेहतरीन सलाहियतें हैं उसका आईनादार होते हैं। कहीं आप कशीदाकारी देख रहे होते हैं, कहीं आप लेदर वर्क देख रहे होते हैं, कहीं आप क्राफ्ट्स की जितनी शक्लें हैं वो तमाम देख रहे होते हैं। और तमाम सूबों का जो म्यूज़िक है वो आपके साथ हर शाम हर वक्त शेयर किया जाता है। और तमाम सूबों के ख़ास तौर पे लिबास, तौर तरीके वो सबके सामने लाए जाते हैं। और उससे भी बढ़कर खाने, हमारे जो इंतहाई लजीज़ खाने हैं पाकिस्तान के कोने कोने के, वो आपको यहाँ मिलते हैं। और ये मेला जो है वो एक बहुत कदीम रवायत मेले ठेलों की हुआ करती थी। जब यहाँ इंतहा पसंदी का डेरा नहीं था तो तकरीबन हर शहर में मेले हुआ करते थे। ईद के मेले होते थे, दूसरे मेले होते थे, मौसमी मेले हुआ करते थे। और लोग अपनी जो तख्लीक़ात होती थी, चाहे वो
لباس کی شکل میں ہو، چاہے وہ کشیدہ کاری کی شکل میں ہو یا کھانے پینے کی اشیاء کی شکل میں ہو، وہ لا کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے اور اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے تھے۔ مجھے یاد ہے بلوچستان میں بھی یہ میلے ہوا کرتے تھے، اور خاص طور پہ ایک مشہور میلہ بلوچستان کا ایک شہر ہے کوئٹہ کے قریب گلستان، وہاں ہوا کرتا تھا عید کا میلہ۔ اور اس میلے میں افغانستان تک سے فنکار آتے تھے اور تمام بڑے بڑے فنکاروں کے خیمے لگتے تھے، بڑے بڑے خیمے ہوتے تھے، اور وہ مختلف فنکار اپنا اپنا فن پیش کیا کرتے تھے، اور وہ میلہ جو ہے وہ 10 12 13 14 دن تک وہ چلتا رہتا تھا، اور ایک بہترین ذریعہ اظہار تھا سب کے لیے، ایک دوسرے کے قریب آتے تھے۔ تو ہمارے جو دستکار ہیں، ہمارے فنکار ہیں، وہ اس میلے کا، خاص طور پہ لوک میلہ جو اسلام آباد کا ہے، اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ چند ہی میلے رہ گئے ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں۔ گو کہ میرا یہ تصور ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جتنے میلے ہوا کرتے تھے وہ سارے ریوائیو ہونے چاہیے اور اس سے بڑھ کے مزید ہونے چاہیے۔ تو اس میلے کے انتظار میں ہمارے فنکار، ہمارے دستکار پورا سال انتظار کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب میلے کا اعلان ہوتا ہے تو وہ اپنی تیاری کے ساتھ یہاں آتے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے، اور آپ کے سامنے یہ میلہ سجاتے ہیں۔ اس بار میلہ ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے کہ ہمارے ایک برادر ملک جن کے ساتھ ظلم و ستم کی کہانی بڑی پرانی ہے، فلسطین، وہاں جو استعماری قوتیں ہیں، جو اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی مغربی جتنی طاقتیں ہیں، ان کے اشارے پہ اسرائیل روز وہاں خون کی ہولی کھیلتا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں نہتے فلسطینی جو ہیں وہ روز اپنی جانیں گنوا رہے ہوتے ہیں، شہادت قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ فلسطینی ایک ایسی قوم ہے کہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جس جنگ میں وہ شامل ہو رہے ہیں، جس جنگ کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں، اس میں ان کی تباہی تو لازم ہے، لیکن اس غاصب قوت نے، اسرائیل نے، ان کو عام دنوں میں بھی سکون سے رہنے کا موقع نہیں دیا ہے، اس لیے کہ عام حالات میں بھی روز ان کے لوگ مارے جاتے تھے، روز ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا جاتا تھا، اور آباد کار جو ہیں ان کی کالونیز بنا کرتی تھی، اب تک بن رہی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپینشن جو ہے اسرائیل کا، اسرائیل اسٹیٹ ایک چیز ہے، میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہودی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو یہودی مذہب کے بہت سارے لوگ ہیں وہ اسرائیل کے اس قدم کو کنڈیم کر رہے ہیں، باقاعدہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں وہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور ہم ان کا درد لے کے ان کا ساتھ دینے کے لیے اس میلے کو ایک نئی شکل اس بار دیں گے کہ میلے کے تمام سٹالز جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہوں گے، پوسٹرز کی شکل میں۔ جتنے پروگرام ہوں گے، چاہے وہ موسیقی کے ہوں یا رقص کے ہوں یا پپٹ تھیٹر کے ہوں، جتنے بھی ہوں، وہ سارے اپنی ہر پرفارمنس سے پہلے فلسطین کے بارے میں ضرور بات کریں گے، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے رہیں گے، اس لیے کہ زندگی چلتی رہتی ہے، اور زندگی جدوجہد کا نام ہے۔ سخت ترین حالات میں بھی آپ کو پشمردہ نہیں ہونا چاہیے، امید نہیں کھونی چاہیے، اور پوری توانائی کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ تو یہ میلہ جو ہے وہ پوری توانائی کے ساتھ زندہ رہنے کا ایک آپ سمجھیں کہ عہد ہے، اظہار ہے، اور اس اظہار میں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار جو ہے وہ پرزور طریقے سے شامل ہوگا۔ تو یہ میلہ جو ہے اس سال کا یہ بالکل ایک نئی نوعیت کا میلہ ہوگا کہ اس میں ہم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار مسلسل کر رہے ہوں گے، اور ان کا ہم نے ایک سٹال بھی بنایا ہوگا، فلسطینی سفارت خانہ بھی اس میں شامل ہوگا، اور فلسطینی اسٹوڈنٹس جو یہاں ہیں وہ بھی اس میں حصہ لیں گے اور وہ اپنا اظہار کریں گے۔ میری کل میٹنگ ہوئی تھی فلسطینی
سفیر اور نائب سفیر کے ساتھ، اور ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ہمارا جو یہ میلہ ہے یہ ایک پلیٹ فارم میں تبدیل ہو جائے اور ہم پازیٹیو میسیجنگ کی طرف جائیں، اور اس میلے میں ہم نے یہ عہد بھی کیا ہو کہ ہم نے فلسطینی جو متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے فنڈز بھی ریز کرتے ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر ثقافت و قومی ورثہ سید جمال شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میلوں کے ذریعے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے، تمام صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بھارت میں سکھ مخالف فسادات کو 39 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 31 اکتوبر 1984 کو اندرا گاندھی کے قتل کے بعد بھارت میں سکھوں کے خلاف بدترین فسادات رونما ہوئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فسادات کے دوران 17,000 سے زیادہ سکھ ہلاک، جبکہ 500 سے زیادہ خواتین عصمت دری کا شکار ہوئیں۔ صرف دلی میں 20,000 سے زیادہ سکھوں کو دربدر کر دیا گیا۔ انتہا پسند ہندوؤں نے ووٹنگ لسٹوں کے ذریعے چن چن کر سکھوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ووٹنگ لسٹوں کے ذریعے سکھوں کا نام پتہ معلوم کر کے انتہا پسند ہندو رات کے اندھیرے میں گھروں پر نشان لگا جاتے۔ اگلے دن انتہا پسند ہندو حملہ آور ہو کر مکینوں کو قتل اور گھروں کو نذر آتش کر دیتے تھے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق بھارتی حکومت کی سرپرستی میں سکھوں کے خلاف باقاعدہ نسل کشی کی مہم چلائی گئی۔ سکھوں کے خلاف قتل عام 3 دن بلا روک ٹوک جاری رہا۔ ڈپلومیٹ کے مطابق سکھوں کے خلاف قتل و غارت کو ہندوستان حکومت کی حمایت حاصل تھی۔ سکھوں کے خلاف 1984 میں امرتسر، 1969 میں گجرات اور 2000 میں چٹی سنگھ پورہ میں بھی سکھ مخالف فسادات ہوئے۔ 2019 میں کسانوں کے احتجاج کے دوران مودی سرکار نے ہزاروں سکھوں کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ مودی سرکار نے سکھ رہنما امرت پال سنگھ کو بھی غیر قانونی طور پر 240 دن سے جیل میں قید کر رکھا ہے۔ سمندر پار مقیم سکھوں کو بھی بھارتی حکومت ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے قتل کر رہی ہے۔ 18 جون 2023 کو سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں گردوارے کے باہر قتل کر دیا گیا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ہردیپ سنگھ کے قتل میں ہندوستانی حکومت کے ملوث ہونے کی تصدیق کی۔ ہندو لوگ تھے جو وہ پوری بھیڑ کی بھیڑ آ گئی تھی، دروازے توڑ توڑ کے گھروں میں آگ لگا رہے۔ خبر شامل کریں گے منڈی بہاؤالدین سے، جہاں فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیلی فورسز کی طرف سے غزہ پر زمینی، بحری اور فضائی حملوں کے خلاف سنی علماء کونسل، انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کی طرف سے احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کے شرکا نے بینرز، پلے کارڈز، پوسٹرز اور فلسطین کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور وہ اسرائیل کے خلاف فلسطینی مسلمانوں کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ مقررین نے کہا کہ اسرائیل پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ غزہ پر بمباری کا سلسلہ دن رات جاری ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی شہید اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ اور اسلامی ممالک غزہ میں بے گناہ شہریوں کا قتل عام بند کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ناظرین، سلامت اسکول سسٹم کے طلباء نے لاہور میں جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ تفصیل بتا رہی ہیں فرحانہ خان۔ طالب علموں نے 9 مئی کے سانحے میں شرپسندوں کی جانب سے بدترین توڑ پھوڑ کا شکار ہونے والے جناح ہاؤس کی حالت پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسی حرکت کرنے والا پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ طالب علموں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی بھی شدید مذمت کی اور 9 مئی کے واقعے میں ملوث شرپسندوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ایسے لوگ جو یہاں پہ آ کے توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں وہ اصل پاکستانی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے پاکستان کے شہداؤں کے مجسموں کو نشانہ بنایا اور ان کی توڑ پھوڑ کی۔ جن بھی لوگوں نے یہ کیا، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ہم لوگوں نے یہ تباہی وغیرہ دیکھی تو ہمیں اس چیز کا بہت دکھ ہوا، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی چیز آئندہ نہ ہو۔ یہاں کا حال دیکھ کے میرا دل بہت زیادہ افسردہ ہوا ہے۔ یہ ہمارے قائد کا گھر تھا، ان کی یادیں در بستی تھی اور ان بے رحموں نے اس ایسی بے رحمی سے ان چیزوں کو تباہ کیا ہے۔ ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، آئندہ آنے والے لوگوں کو پتہ ہو کہ ایسی گناہی حرکت دوبارہ نہیں کرنی چاہیے۔ وفد نے کہا کہ ایسی حرکتوں سے پاک فوج کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق نیول چیف نے سعودی مسلح افواج کی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی سے ملاقات کی۔ ایڈمرل نوید اشرف نے کمانڈر رائل نیول سعودی نیول فورسز وائس ایڈمرل فہد بن عبداللہ الغویلی سے بھی ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں عسکری اور دفاعی شعبوں میں تعاون کے پہلوؤں اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کے دورے سے دونوں برادر ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔
गिलगित बल्तिस्तान आज 76वां यौम आज़ादी रवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद तकरीबन 4 माह तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने डोगरा राज की गुलामी के खिलाफ जंग लड़ी और 1 नवंबर 1947 को गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ादी हासिल की और पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया। इसी खुशी में हर साल गिलगित बल्तिस्तान भर में 1 नवंबर का दिन यौम आज़ादी के तौर पर मनाकर पाकिस्तान से जुड़े रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत किया जाता है। और आवाम के लिए एक अच्छी खबर, हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया, जबकि पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे की कमी की गई है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 211 रुपये 3 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 189 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। कीमतों का इत्तलाक हो गया है। भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। काबिज फौज ने गुज़िश्ता माह ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ जारी रखी और 17 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के तहकीकाती शोबे की जानिब से जारी अदादोशुमार के मुताबिक इनमें एक खातून और एक बच्चा भी शामिल है। इनमें से 11 कश्मीरियों को भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों ने जाली मुकाबलों या हिरासत के दौरान शहीद किया। इन शहादतों से 2 खवातीन बेवा और 10 बच्चे यतीम हो गए। अक्टूबर में मकबूजा इलाके में भारतीय फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस एहलकारों समेत कानून नाफिज करने वाले एहलकारों ने मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर छापे मारे। इस दौरान मुहासरे की 212 कार्रवाइयों के दौरान 78 कश्मीरियों को गिरफ्तार, 10 को जख्मी, जबकि 3 मकानात को तबाह कर दिया गया। और अब कुछ बात करेंगे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कमल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, जिसके बाद अब हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी बेदखली के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वजारत दाखिला ने मुल्क की तारीख में पहली बार फॉरेन एक्ट 1946 के तहत तमाम सूबों को गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की बेदखली का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस हुक्मनामे के मुताबिक मामूली जराइम में ज़ेरे तफ्तीश और सज़ा याफ्ता गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल कर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने खबरदार किया है कि अगर डेडलाइन गुजरने के बाद कोई पाकिस्तानी गैर कानूनी तारकीन वतन को पनाह देने में मुलव्विस पाया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेदखली के मनसूबे का इत्तलाक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों पर होगा। मनसूबे के इत्तलाक में किसी भी मुल्क के शहरियत को मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मैपिंग और जियो फेंसिंग करके गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की निशानदही का अमल मुकम्मल कर लिया है। सिंध में 2 लाख जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 3 लाख गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों में से वापस न जाने वालों को होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब और बलूचिस्तान में भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमती अहकामात के पेश नज़र तुरखम और चमन बॉर्डर से रोजाना हजारों अफगान बाशिंदे अब वापस आ रहे हैं। 31 अक्टूबर को 21,536 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगान शहरियों में 7,292 मर्द, 5,280 खवातीन और 8,964 बच्चे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 319 गाड़ियों में 883 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई और यह सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। अब तक 1,26,000 से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी हो चुकी है। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफराद को दी गई मोहलत खत्म होने पर इनखला का अमल शुरू हो गया है और इस हवाले से आगाही पैगामात भी नशर किए जा रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह देने और मुलाजमत देने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जेल में मौजूद गैर कानूनी कयाम करने वाले 64 अफराद को रवाना किया गया। वतन वापस भेजे जाने वालों को इस्लामाबाद पुलिस की निगरानी में रवाना किया गया। पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक रहना मुमकिन है। गैर कानूनी मुकीम अफराद को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई। कराची के मुख्तलिफ अजला में क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। हाजी कैंप में इन अफराद के लिए आर्जी होल्डिंग सेंटर कायम किया गया है, जहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल जमाली। उनसे तफसील जान लेते हैं। सुहेल जमाली, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त ज़िला केमाड़ी में हाजी कैंप के नज़दीक पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के मरकज़ी दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए होल्डिंग कैंप कायम किया गया है।
इस होल्डिंग कैंप में अभी तक चंद गैर कानूनी अफराद को जो यहाँ पर मुकीम थे किसी दस्तावेज़ के बगैर लाया गया है। इस होल्डिंग कैंप में तकरीबन 70 के करीब खैमे लगाए गए हैं। इसके अलावा इमारत में ख़वातीन और मर्दों के अलग अलग ठहरने का इंतज़ाम है, क़याम ताम का है और रोज़ाना तकरीबन नादरा का अमला 1500 अफराद की तस्दीक करेगा। वाक़तन गैर मुल्की अफराद जो है यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। रोज़ाना यहाँ पर तकरीबन 400 से 500 अफराद की गुंजाइश मौजूद है। ये ज़ाहिर है कि ये ऑपरेशन जो कराची के तमाम अज़ला में गैर कानूनी अफराद के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने तमाम डिप्टी कमिश्नर को अहकामात दिए हैं कि इस हवाले से कोई रू रियायत ना की जाए। यहाँ जो नादरा का अमला है उसकी मावनत के लिए FIA और स्पेशल ब्रांच भी मौजूद है और यहाँ पर इस कैंप के अंदर, होल्डिंग कैंप के अंदर तिब्बी सहूलतों का भी इंतज़ाम किया गया है कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद यहाँ पे आएंगे, अगर उनको कोई मेडिकल का मसला है तो उनका इलाज भी किया जा सके। बहुत शुक्रिया सोहेल जमाली, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि पाकिस्तानी सरजमीन से गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की हिदायत पर तमाम शहरों से गैर कानूनी तारकीन को वापस भेजा जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के हवाले से अहम पैगाम में उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब गैर मुल्की शहरियों के इनखला का अमल सुपरवाइज करेगी। शहरी गैर कानूनी तारकीन वतन की मौजूदगी की इत्तला पुलिस को दें। किसी भी मुल्क की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करे। हर रियासत का ये हक है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने बॉर्डर्स के अंदर ना आने दे, अपनी सरहदों को महफूज करे, अपने मुल्क में अपना कानून लागू करे। और दुनिया की हर स्टेट ये राइट रखती है कि वो किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को लीगल प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद अपने मुल्क से बाहर निकाल दे। पाकिस्तान की रियासत की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ये हक अदा करे। मेरे पीछे हुकूमत पाकिस्तान के ऐलानात चल रहे हैं। ये ऐलानात काफ़ी अरसे से किए गए हैं, जिनमें बड़े साफ और शगाफ अल्फाज में बता दिया गया है कि गैर मुल्की तारकीन को पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी को उसमें कोई शक था तो वो आज से दूर हो जाएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फैसला किया और यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसको एक मरबूत पॉलिसी और एक प्री डिसाइडेड स्ट्रेटजी के ज़रिए, जिसमें डेट्स के साथ हर ज़िले से इनको निकालने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वो काम शुरू हो चुका है। मेरे पीछे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। हमारे तमाम रेडिंग पार्टीज़ जो इनको पाकिस्तान से बाहर निकालने की एक्टिविटी शुरू करेंगी, वो कैमरों के साथ होंगी और वो बॉडी कैम्स और दीगर रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म के ज़रिए ये इंश्योर करेंगी कि इनके ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन का कोई इल्ज़ाम ना लगे। इसके बाद हम इन तमाम डेटाबेसेस के साथ जो कि हमारे पास मौजूद हैं, फेशियल रिकग्निशन जहाँ से ये वीडियो शुरू हुई और आपको दिखा रहे थे, उनके साथ इंशाल्लाह ताला ये एक्टिविटी शुरू कर देंगे। पंजाब के अंदर 25 लाख कैमराज को मैप किया जा चुका है और ये 2 लाख की फोर्स इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से इंशाल्लाह ताला ये काम बखूबी सरंजाम देने के लिए तैयार है। हमने हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक अजला को मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर डिवाइड कर दिया गया है और चूंकि 31 अक्टूबर गुजर चुकी है, लिहाजा तमाम गैर मुल्की तारकीन वतन पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। हम किसी भी ऐसे शख्स को तंग नहीं करेंगे जिसके पास पाकिस्तान में रहने का लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद होगा। हुकूमत पाकिस्तान की इस पॉलिसी के ऊपर मन अमल होगा और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्पेशल ब्रांच और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत पाकिस्तान की इस पॉलिसी के ऊपर अमल करेगी। हुकूमत पंजाब इसको सुपरवाइज करेगी और इंशाल्लाह ताला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं जिसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन जनाब चेयरमैन, जिस अहम मौके पे हम यहाँ पे जमा हुए हैं, अपनी सॉलिडेरिटी फ़लस्तीन के अवाम को शो करने के लिए, मैं समझता हूँ कि वो न सिर्फ हमारा एक मजहबी फरीज़ा है बल्कि हमारा कौमी फरीज़ा भी है। जिस तरह से फ़लस्तीन के अवाम इसराइल के गासिबाना कब्ज़े के बाद एक बहुत ही जुल्म व इस्तबदाद का शिकार हैं और बेशुमार यहाँ वहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं पिछले कई रोज़ से, तो वो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि हम सब की ये फ़र्ज़ बनता है कि फ़लस्तीन के अवाम के लिए हम अपनी सॉलिडेरिटी शो करें, उनके साथ जितनी भी हतल बसा
हम उनकी मदद कर सकें, वो हमारे लिए एक कौमी फरीज़ा है और हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। जनाब चेयरमैन, कश्मीर फ़लस्तीन के ऊपर जो कब्ज़ा है पिछले कई बरस से है इसराइल का, गज़ा के ऊपर पिछले 17 साल से एक कब्ज़ा चल रहा है इसराइल का, लेकिन जिस तरीके से 7 अक्टूबर के बाद उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए हैं, जिस किस्म की शहादतें हुई हैं वहाँ पर, जिस तरह से बच्चों को, औरतों को और उनको शहीद किया गया है, उसकी मेरे ख्याल में हमारी जो मौजूदा तारीख़ है उसमें उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं कल रात ही जनाब चेयरमैन यूनिसेफ की डायरेक्टर जनरल कैथरीन रसल को सुन रहा था और उन्होंने एक बहुत ही अहम बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्ते से जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है गाज़ा में, गाज़ा एक कब्रिस्तान का एक नमूना पेश कर रहा है। उनके मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक जनाब चेयरमैन, कोई तकरीबन 8500 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसके अंदर कोई 3500 बच्चे शामिल हैं। कोई 25,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इस वक्त ज़ख्मी हालत में हैं। वहाँ पर कोई तकरीबन 222 स्कूलों को तबाह किया गया है। 1,80,000 के करीब मकानात को भी तबाह किया गया है जो फ़लस्तीनी जहाँ पे वो रह रहे थे। ना वहाँ पे बिजली है, ना पानी है, ना खुराक है। और जहाँ पर जो हस्पताल हैं उनकी हालत ये है कि इस वक्त तक कोई 35-36 इसराइली अटैक्स वहाँ पे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स पे हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों के लिए कोई परेशान हाल ही नहीं है। जो ज़ख्मी हैं वो बेचारे, उनकी कोई तीमारदारी करने वाला नहीं है, उनके इलाज के लिए सहूलतें बिल्कुल नहीं हैं। तो ये सूरत हाल मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बायस तशवीश है। जनाब चेयरमैन, अभी कल ही इसराइल ने जबलिया के मुकाम पे एक और हमला किया, जिसके नतीजे में सैकड़ों शहादतें हुई। ये जो इसराइली हमले हैं ये सिर्फ गज़ा तक ही मौकूफ़ नहीं है, इसका बल्कि दायरा कार बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और अब न सिर्फ यरूशलेम बल्कि वेस्ट बैंक में भी उनके अटैक्स हो रहे हैं। और एक इतला के मुताबिक, ऑथेंटिक फिगर्स के मुताबिक, यरूशलेम में भी और वेस्ट बैंक में भी बेशुमार शहादतें हो चुकी हैं। लेकिन जनाब चेयरमैन, जिस बात की अहमियत ये है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस के फिगर्स जो दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू वेरियस इंडिपेंडेंट सोर्सेज, शहादतों की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। जनाब चेयरमैन, जो पाकिस्तान ने ये मसला जो सा है, इसके लिए जब से ये शुरू हुआ है, इसमें हमने बहुत ही एक प्रोएक्टिव रोल अदा किया। न सिर्फ ये कि पाकिस्तान ने एक इसके ऊपर एक बहुत ही वाज़े स्टेटमेंट दी, न सिर्फ आपकी तरफ से एक बहुत वाज़े पैगाम दिया गया फ़लस्तीन के भाइयों और बहनों के लिए, बल्कि हुकूमत की जानिब से भी एक वाज़े पैगाम दिया गया। और प्राइम मिनिस्टर ने, जो फ़लस्तीन के सदर हैं महमूद अब्बास, उनसे बात की। मेरा राब्ता रहा OIC के तकरीबन तमाम जितने अहम ममालिक के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स थे, बाशमूल सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, तुर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, इन सब के साथ हमारे मेरी बातचीत हुई और हमने अपनी पोजीशन कोऑर्डिनेट की खसूसी तौर पे सऊदी अरेबिया और अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ। जनाब चेयरमैन, इसी एफर्ट्स के नतीजे में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने जॉइंटली OIC का एक स्पेशल सेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेशन, उसका इजलास तलब किया गया सऊदी अरेबिया में, जद्दा में, जिसके अंदर तमाम ममालिक के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स ने शिरकत की। और आपको कि वहाँ पर एक कंसेंसस डेवलप हुआ और कंसेंसस के अंदर जो एक करारदाद मंजूर की गई, उसके अंदर वाज़े तौर पे ये कहा गया, एक तो नंबर 1, उसके 4-5 उसके नुकात थे, अहम नुकात जो कि मैं बयान करना चाहूँगा। एक तो नंबर 1 कि सीज़ फायर इसको इमीडिएटली इसको डिक्लेयर किया जाए। दूसरा ये था कि वहाँ पर जल्द अज जल्द
जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है गाज़ा में भी और बाकी जो जितने भी अफेक्टेड इलाके हैं उसको प्रोवाइड की जाए। और तीसरा ये कि वहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स वो अपना लिए गए हैं उनकी रिलीज़ हो। और चौथा ये था कि जल्द अज जल्द एक पीस प्रोसेस है उसकी रिवाइवल हो और उसके लिए तमाम ममालिक जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं वो इस सिलसिले में एक अहम जो एक इकदाम उठाएं। जनाब वाला वो इसके मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जाना चाहूँगा कि ये जो इसराइल ने पिछले 3-4 हफ्ते से जो जुल्म व बर्बरियत की जो एक नई एक मिसाल कायम की है उसका एक बैकग्राउंड एक है कि उन्होंने न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है बल्कि इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी की है और जितनी भी एक अखलाकी इक़दार होती हैं उसकी भी उन्होंने बिल्कुल पामाल किया है। आपको मालूम होगा जनाब चेयरमैन के जो इनका था सबसे पहले 1967 में जो रेजोल्यूशन नंबर 242 पास किया गया था और वो यूनानिमसली पास किया गया था, उसके अंदर इसराइल के कब्ज़े को यूनाइटेड नेशंस ने उसको नाजायज़ करार दिया था। दूसरा जो रेजोल्यूशन था जो बहुत अहमियत का हामिल है जनाब चेयरमैन वो था रेजोल्यूशन नंबर 478 जिसके तहत वहाँ पे कुछ ममालिक ने यरूशलेम में अपने डिप्लोमेटिक मिशंस को शिफ्ट जब किया तो उसके नतीजे में ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि जितने ममालिक ने यरूशलेम में अपने अपने मिशंस को डिप्लोमेटिक मिशंस को शिफ्ट किए हैं वो वहाँ से निकाल के उसको वापस ले जाएं इसराइल के जो दारुल खिलाफ है उसके अंदर तेल अवीव में। और तीसरा जो अहम एक रेजोल्यूशन जो पास किया गया वो था रेजोल्यूशन नंबर 2334 जनाब चेयरमैन, जिसके तहत उन्होंने जितनी भी सेटलमेंट इसराइल ने कायम की मकबूजा इलाकों में उनको सबको नाजायज़ करार दिया। तो जनाब लेकिन बात यह है कि जनाब चेयरमैन के इन तमाम रेजोल्यूशंस की उन्होंने कोई पासदारी नहीं की। न सिर्फ उन्होंने पासदारी नहीं की बल्कि उनके जो जितने भी हमायती हैं उन्होंने भी उन पे ज़ोर नहीं दिया कि वो इसराइल उनकी जो रेजोल्यूशंस की पासदारी करे। और इस सिलसिले में मैं एक जो सबमिशन मेरी ये थी इस ऐवान के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में जनाब चेयरमैन कि हमारी पॉलिसी के जो मेन नुकात हैं वो मंदरजा झेल हैं। एक तो नंबर 1 कि इसराइल फौरी तौर पे अपने जो भी इलाके उन्होंने जिन पे काबिज़ है उनसे अपना इनखला करे और जो उन्होंने अपनी वहाँ पर जो हकूक़ की पामाली की है उनको बहाल करे। और तीसरा ये है कि फ़लस्तीन के लिए एक आज़ाद हुकूमत जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस की करारदादें मौजूद हैं और जिसका दारुल खिलाफा जो अल-कुद्स अल-शरीफ हो उसके मुताबिक उसकी एक इंडिपेंडेंस हकीकत को हैसियत को तस्लीम किया जाए। तो जनाब चेयरमैन इस उम्मीद के साथ कि हमारी आवाज़ न सिर्फ हमारी अवाम की आवाज़, इस ऐवान की आवाज़, हुकूमत की आवाज़ वो फ़लस्तीन के अवाम के लिए एक रोशनी का, एक आज़ादी का और एक अमन का वो सबूत साबित हो। और इस उम्मीद के साथ कि जो इंसाफ है वो जुल्म और जबर पे हावी हो और इस उम्मीद के साथ कि आलमी ज़मीर तंग नज़र मफादात को शिकस्त दे, मैं इस ऐवान की जानिब से, हुकूमत की जानिब से और अवाम की जानिब से एक मरतबा फिर ये इयादा करता हूँ कि हम फ़लस्तीन के अवाम के साथ हैं, हमेशा रहे हैं और आइंदा भी हमेशा उनके साथ रहेंगे। जनाब वाला इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू जी। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी सेनेट इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि फ़लस्तीन के अवाम के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं, फ़लस्तीन के लिए आज़ाद रियासत का मुतालबा कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जारहियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। Emergency session on the Gaza genocide strongly condemns the Israeli crimes against humanity and state terrorism being perpetrated against the innocent children, women and men of Palestine living in the occupied strip of Gaza, the world's biggest open prison. Declares
that since the Holocaust of the Second World War, no state has committed such mass killings, carnage, and war crimes with such an unprecedented barbarity and brutality. Expresses full solidarity and support with the oppressed Palestinians while denouncing the double standards and hypocrisy of those who are supporting Israel as they are partners in crimes, since they also oppose an immediate ceasefire in the beleaguered Gaza. Reflects the sentiments of the people of Pakistan and takes pride in Pakistan's consistent commitment to the just cause of Palestinian state. Such a policy, which was first enunciated by the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, there can therefore be no wavering from Pakistan's principled policy based on supporting the inalienable right of self-determination of the people of Palestine and their right to an independent state of Palestine with Jerusalem as its capital, and demands an immediate ceasefire in Gaza, an end to the Israel blockade of Gaza, full access of Gaza to all international humanitarian organizations so that relief supplies, medicines, food, and water can be supplied to the beleaguered citizens of Gaza, and further demands an end to Israeli aggression and occupation, and termination forthwith of all Israeli activities aimed at desecration of holy places of Muslim Ummah. Thank you, Mr. Chairman. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. सेक्रेटरी साहब इसकी कॉपी मेरे कवरिंग लेटर के साथ तमाम दुनिया के पार्लियामेंट्स को भिजवा दें और यूनाइटेड नेशन में भी भिजवा दें. चेयरमैन सेनेट सारिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास जारी है. कायद ईवान इसा अगार ने फ़लस्तीन के हवाले से करारदाद पेश की. पाकिस्तान की जानिब से इसराइली कार्रवाइयों पर मजम्मत की गई और मुतफ़िका करारदाद पेश की गई और इस करारदाद को ईवान ने मंजूर कर लिया है. मुतफ़िका तौर पर इस करारदाद को मंजूर किया गया है. इस करारदाद में पाकिस्तान ने मुतालबा किया है, पाकिस्तान ने इसराइल से फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा किया, पाकिस्तान ने इसराइल से फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़े को ख़त्म करने और साथ ही साथ जो कवानीन की और हुकूक की पामाली की जा रही है उसकी बहाली का भी मुतालबा किया है. खबरनामे में आगे बढ़ें. यहाँ आपको बताएं, निगरान हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करी क़यादत की जानिब से मुल्क की सालमियत और मईशत की बहाली के पेश नज़र सख्त इक़दाम लेने का फैसला किया गया है, जिसके बाद मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया. 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर से 83.59 मेट्रिक टन खाद, 1.13 मेट्रिक टन आटा और 2.267 मेट्रिक टन चीनी बरामद हुई. पंजाब से 74.52 मेट्रिक टन खाद बरामद हुई. ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध से 9.072 मेट्रिक टन खाद, 1.133 मेट्रिक टन आटा और 2.267 मेट्रिक टन चीनी बरामद हुई. मुतालिका इदारे 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ 62 से ज़्यादा ऑपरेशंस कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुके हैं. निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है. 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ. दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स आज एक बार फिर 52,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया. इंडेक्स 52,300 से ज़ायद की सतह पर ट्रेड कर रहा है. और सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरने के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत जारी है. चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और अदालत में कार्रवाई जारी है. फैजाबाद धरने के हवाले से नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत जारी है. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है. इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला जारी है. इलेक्शन कमीशन में इब्तदाई हल्काबंदियों पर एतराज़ात की समाअत का सिलसिला शुरू हो गया है. इस सिलसिले में समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिए गए हैं. मजीद तफसील जानेंगे अपनी नुमाइंदा सदफ अफजल से. जी सदफ, आगाह कीजिएगा.
इलेक्शन कमीशन में हल्का बंदियों पर एतराज़ात का जो सिलसिला है, एतराज़ात की समात का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में जो बेंच हैं वो तश्कील दे दिए गए हैं और यकम यानी आज के दिन 2 नवंबर और 3 नवंबर के लिए भी जो एतराज़ात कनंदान हैं उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की जो इब्तदाई फहरिस्त थी वो शाया कर दी थी। इब्तदाई फहरिस्त शाया होने के बाद तकरीबन 27 अक्टूबर तक जो एतराज़ात हैं वो जमा कराने का सिलसिला इलेक्शन कमीशन में जारी रहा, जिसके बाद आज यानी 1 नवंबर से बाकायदा तौर पर एतराज़ात जो हैं उन पर समात का सिलसिला शुरू हो गया है। वफाक और सूबों से 1324 के करीब जो हैं वो एतराज़ात इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो समात करेगा और समात के दौरान एतराज़ात पर जो हल्के हैं उनको सही करने के लिए जो है वो उनका वकील जो है वो इलेक्शन कमीशन में मुख्तलिफ दलाइल देगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की जो हतमी फहरिस्त है वो 30 नवंबर को जारी करेगा और 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त शाया होने के बाद इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो जारी करेगा। जी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ बढ़ती इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करता हूँ। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ जबालिया कैंप पर फ़ज़ाई हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों जानों का ज़िया इंतहाई काबिल अफसोस है। उन्होंने कहा कि बेगुनाह शहरियों पर फ़ज़ाई हमला इसराइली बर्बरियत का वाज़ेह सबूत है। ऐसी काबिल मज़म्मत कार्रवाइयों को माफ़ और फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन में कत्लेआम रुकवाने के लिए दुनिया को अब अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, गजा में 79 मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल के सफ़ाकाना हमले 26 से रोज़ भी जारी हैं। जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर वहशियाना बमबारी में शुहदा की तादाद 120 हो गई, जबकि सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। गजा में हुकाम ने बताया है कि जबालिया कैंप पर 6 बम गिराए गए, जिनमें हर एक का वजन 1 टन था। इसराइली हमले में मुतादिद रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक खान यूनिस में भी रिहायशी इमारतों पर हमले में मजीद 12 अफराद शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से गजा में जारी से होनी जारहियत में शहदा की मजमूई तादाद 8525 हो गई है, जिनमें 3542 बच्चे और 2187 खवातीन शामिल हैं। काबिज फौज ने रफा मुहाजिर कैंप पर भी हमले किए हैं। अल अरबिया टीवी के मुताबिक शिमाली गजा के इलाके बेतहनून क्रॉसिंग पर इसराइली फौज और फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई, जिसमें मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए। इसराइल ने गजा में हलाक होने वाले 11 फौजियों की शनाख्त जाहिर की है। गजा के शिमाल मगरबी इलाके करामा में भी शदीद झड़पों की इत्तलात हैं। गजा में एक बार फिर इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई हैं। मगरबी किनारे में भी जालिमाना कार्रवाइयों में दिन ब दिन शिद्दत आ रही है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक 127 फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद किया जा चुका है, जबकि 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर दुनिया भर में गम और गुस्सा बढ़ने लगा है। लातीनी अमरीकी मुल्क बोलिविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया है। इसराइल के साथ ताल्लुकात के खात्मे का ऐलान बोलिविया के अबूरी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर ख़ारजा ने किया। बोलिविया पहला लातीनी अमरीकी मुल्क बन गया है जिसने गजा की पट्टी में वहशियाना मज़ालिम पर इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। कोलंबिया और चिली ने भी इसराइल से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। उर्दन, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने भी पनाहगज़ीन कैंप पर इसराइल के हमले की मज़म्मत की है। इमदादी तंजीमों ने गजा में जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में गजा में इसराइली हमले बंद कराने और इमदादी सामान की फराहमी के लिए बैनुल-अक़वामी सिफारती मुहिम का जायजा लिया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी काबीना का कहना है कि आलमी बिरादरी को अपना किरदार अदा करने पर आमादा करने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर सिफारती मुहिम चलाई जा रही है। समझ लें कि जिसमें हर हुनर जो क्राफ्ट्स हैं, चाहे वो थ्रेड क्राफ्ट्स हो, फैब्रिक से रिलेटेड क्राफ्ट्स हो, वुड क्राफ्ट्स हो, मेटल क्राफ्ट्स हो, लेदर क्राफ्ट्स हो, और फिर हमारे जो फोकलोर की जितनी असनाफ हैं, म्यूज़िकल सिन्फ हो या डांस हो
یا کہانی ہو یا پپٹ تھیٹر وغیرہ ہو، وہ تمام اصناف یہاں آتی ہیں اور تمام صوبے بڑے زور و شور سے اپنا جو بہترین اثاثہ ہے وہ ساتھ لا کے یہاں پورے ملک اور پورے قوم کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور تمام صوبوں کے پویلینز بنتے ہیں اور ہر پویلین میں بہت سارے سٹالز ہوتے ہیں جو وہاں کے لوگوں کی جو بہترین صلاحیتیں ہیں اس کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ کہیں آپ کشیدہ کاری دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ لیدر ورک دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ کرافٹس کی جتنی شکلیں ہیں وہ تمام دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور تمام صوبوں کا جو میوزک ہے وہ آپ کے ساتھ ہر شام ہر وقت شیئر کیا جاتا ہے، اور تمام صوبوں کے خاص طور پہ لباس طور طریقے وہ سب کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر کھانے، ہمارے جو انتہائی لذیذ کھانے ہیں پاکستان کے کونے کونے کے، وہ آپ کو یہاں ملتے ہیں۔ اور یہ میلہ جو ہے وہ ایک بہت قدیم روایت میلے ٹھیلوں کی ہوا کرتی تھی، جب یہاں انتہا پسندی کا ڈیرا نہیں تھا تو تقریباً ہر شہر میں میلے ہوا کرتے تھے، عید کے میلے ہوتے تھے، دوسرے میلے ہوتے تھے، موسمی میلے ہوا کرتے تھے، اور لوگ اپنی جو تخلیقات ہوتی تھی، چاہے وہ لباس کی شکل میں ہو، چاہے وہ کشیدہ کاری کی شکل میں ہو، یا کھانے پینے کی اشیاء کی شکل میں ہو، وہ لا کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے، اور اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے تھے۔ مجھے یاد ہے بلوچستان میں بھی یہ میلے ہوا کرتے تھے، اور خاص طور پہ ایک مشہور میلہ بلوچستان کا ایک شہر ہے کوئٹہ کے قریب گلستان، وہاں ہوا کرتا تھا عید کا میلہ، اور اس میلے میں افغانستان تک سے فنکار آتے تھے، اور تمام بڑے بڑے فنکاروں کے خیمے لگتے تھے، بڑے بڑے خیمے ہوتے تھے، اور وہ مختلف فنکار اپنا اپنا فن پیش کیا کرتے تھے، اور وہ میلہ جو ہے وہ 10 12 13 14 دن تک وہ چلتا رہتا تھا، اور ایک بہترین ذریعہ اظہار تھا، سب کے لیے ایک دوسرے کے قریب آتے تھے۔ تو ہمارے جو دستکار ہیں، ہمارے فنکار ہیں، وہ اس میلے کا، خاص طور پہ لوک میلہ جو اسلام آباد کا ہے، اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ چند ہی میلے رہ گئے ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں، گو کہ میرا یہ تصور ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جتنے میلے ہوا کرتے تھے وہ سارے ریوائیو ہونے چاہیے، اور اس سے بڑھ کے مزید ہونے چاہیے۔ تو اس میلے کے انتظار میں ہمارے فنکار، ہمارے دستکار پورا سال انتظار کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب میلے کا اعلان ہوتا ہے تو وہ اپنی تیاری کے ساتھ یہاں آتے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کے، اور آپ کے سامنے یہ میلہ سجاتے ہیں۔ اس بار میلہ ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے کہ ہمارے ایک برادر ملک جن کے ساتھ ظلم و ستم کی کہانی بڑی پرانی ہے، فلسطین، وہاں جو استعماری قوتیں ہیں، جو اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی مغربی جتنی طاقتیں ہیں، ان کے اشارے پہ اسرائیل روز وہاں خون کی ہولی کھیلتا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں نہتے فلسطینی جو ہیں وہ روز اپنی جانیں گنوا رہے ہوتے ہیں، شہادت قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ فلسطینی ایک ایسی قوم ہے کہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جس جنگ میں وہ شامل ہو رہے ہیں، جس جنگ کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں، اس میں ان کی تباہی تو لازم ہے، لیکن اس غاصب قوت نے، اسرائیل نے، ان کو عام دنوں میں بھی سکون سے رہنے کا موقع نہیں دیا ہے، اس لیے کہ عام حالات میں بھی روز ان کے لوگ مارے جاتے تھے، روز ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا جاتا تھا، اور آباد کار جو ہیں ان کی کالونیز بنا کرتی تھی، اب تک بن رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپینشن جو ہے اسرائیل اسٹیٹ ایک چیز ہے، میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہودی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو
یہودی مذہب کے بہت سارے لوگ ہیں، وہ اسرائیل کے اس قدم کو کنڈیم کر رہے ہیں، باقاعدہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں وہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور ہم ان کا درد لے کے ان کا ساتھ دینے کے لیے اس میلے کو ایک نئی شکل اس بار دیں گے کہ میلے کے تمام سٹالز جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہوں گے پوسٹرز کی شکل میں. جتنے پروگرام ہوں گے، چاہے وہ موسیقی کے ہوں یا رقص کے ہوں یا پپٹ تھیٹر کے ہوں، جتنے بھی ہوں، وہ سارے اپنی ہر پرفارمنس سے پہلے فلسطین کے بارے میں ضرور بات کریں گے، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے رہیں گے. اس لیے کہ زندگی چلتی رہتی ہے، اور زندگی جدوجہد کا نام ہے. سخت ترین حالات میں بھی آپ کو پشمردہ نہیں ہونا چاہیے، امید نہیں کھونی چاہیے، اور پوری توانائی کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے. تو یہ میلہ جو ہے وہ پوری توانائی کے ساتھ زندہ رہنے کا ایک آپ سمجھیں کہ عہد ہے، اظہار ہے. اور اس اظہار میں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار جو ہے وہ پرزور طریقے سے شامل ہوگا. تو یہ میلہ جو ہے اس سال کا یہ بالکل ایک نئی نوعیت کا میلہ ہوگا کہ اس میں ہم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار مسلسل کر رہے ہوں گے. اور ان کا ہم نے ایک سٹال بھی بنایا ہوگا، فلسطینی سفارت خانہ بھی اس میں شامل ہوگا، اور فلسطینی اسٹوڈنٹس جو یہاں ہیں وہ بھی اس میں حصہ لیں گے اور وہ اپنا اظہار کریں گے. میری کل میٹنگ ہوئی تھی فلسطینی سفیر اور نائب سفیر کے ساتھ، اور ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ہمارا جو یہ میلہ ہے یہ ایک پلیٹ فارم میں تبدیل ہو جائے، اور ہم پازیٹیو میسیجنگ کی طرف جائیں. اور اس میلے میں ہم نے یہ عہد بھی کیا ہو کہ ہم نے فلسطینی جو متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے فنڈز بھی ریز کرتے ہیں. نگراں وفاقی وزیر ثقافت و قومی ورثہ سید جمال شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ میلوں کے ذریعے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے. تمام صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. بھارت میں سکھ مخالف فسادات کو 39 سال مکمل ہو گئے ہیں. 31 اکتوبر 1984 کو اندرا گاندھی کے قتل کے بعد بھارت میں سکھوں کے خلاف بدترین فسادات رونما ہوئے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق فسادات کے دوران 17,000 سے زیادہ سکھ ہلاک، جبکہ 500 سے زیادہ خواتین عصمت دری کا شکار ہوئیں. صرف دلی میں 20,000 سے زیادہ سکھوں کو دربدر کر دیا گیا. انتہا پسند ہندوؤں نے ووٹنگ لسٹوں کے ذریعے چن چن کر سکھوں کو موت کے گھاٹ اتارا. ووٹنگ لسٹوں کے ذریعے سکھوں کا نام پتہ معلوم کر کے انتہا پسند ہندو رات کے اندھیرے میں گھروں پر نشان لگا جاتے. اگلے دن انتہا پسند ہندو حملہ آور ہو کر مکینوں کو قتل اور گھروں کو نذر آتش کر دیتے تھے. ہیومن رائٹس واچ کے مطابق بھارتی حکومت کی سرپرستی میں سکھوں کے خلاف باقاعدہ نسل کشی کی مہم چلائی گئی. سکھوں کے خلاف قتل عام 3 دن بلا روک ٹوک جاری رہا. ڈپلومیٹ کے مطابق سکھوں کے خلاف قتل و غارت کو ہندوستان حکومت کی حمایت حاصل تھی. سکھوں کے خلاف 1984 میں امرتسر، 1969 میں گجرات اور 2000 میں چٹی سنگھ پورہ میں بھی سکھ مخالف فسادات ہوئے. 2019 میں کسانوں کے احتجاج کے دوران مودی سرکار نے ہزاروں سکھوں کو جیل میں ڈال دیا تھا. مودی سرکار نے سکھ رہنما امرت پال سنگھ کو بھی غیر قانونی طور پر 240 دن سے جیل میں قید کر رکھا ہے. سمندر پار مقیم سکھوں کو بھی بھارتی حکومت ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے قتل کر رہی ہے. 18 جون 2023 کو سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں گردوارے کے باہر قتل کر دیا گیا تھا. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ہردیپ سنگھ کے قتل میں ہندوستانی حکومت کے ملوث ہونے کی تصدیق کی. ہندو لوگ تھے جو وہ پوری بھیڑ کی بھیڑ آ گئی تھی، دروازے توڑ توڑ کے گھروں میں آگ لگا رہے. خبر شامل کریں گے منڈی بہاؤدین سے، جہاں فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیلی فورسز کی طرف سے غزہ پر زمینی، بحری اور فضائی حملوں کے خلاف سنی علماء کونسل، انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کی طرف سے احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کے شرکا نے بینرز، پلے کارڈز، پوسٹرز اور فلسطین کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور وہ اسرائیل کے خلاف فلسطینی مسلمانوں کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. مقررین نے کہا کہ اسرائیل پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے. غزہ پر بمباری کا سلسلہ دن رات جاری ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی شہید اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ اور اسلامی ممالک غزہ میں بے گناہ شہریوں کا قتل عام بند کروانے میں اپنا کردار ادا کریں. ناظرین، سلامت اسکول سسٹم کے طلباء نے لاہور میں جناح ہاؤس کا دورہ کیا. تفصیل بتا رہی ہیں فرحانہ خان. طالب علموں نے 9 مئی کے سان ہمیشر پسندوں کی جانب سے بدترین توڑ پھوڑ کا شکار ہونے والے جناح ہاؤس کی حالت پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسی حرکت کرنے والا پاکستانی نہیں ہو سکتا.
तालिब इल्मों ने शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की भी शदीद मजम्मत की और 9 मई के वाक़े में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। ऐसे लोग जो यहाँ पे आके तोड़ फोड़ कर सकते हैं वो असल पाकिस्तानी नहीं हो सकते। उन्होंने पाकिस्तान के शहदाओं के मुजस्समों को निशाना बनाया और उनकी तोड़ फोड़ की। जिन भी लोगों ने ये किया, हम चाहते हैं कि उनकी कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम लोगों ने ये तबाही वगैरह देखी तो हमें इस चीज़ का बहुत दुख हुआ, जैसे आप देख सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि उनको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ आइंदा ना हो। यहाँ का हाल देख के मेरा दिल बहुत ज़्यादा अफसरदा हुआ है। ये हमारे कायद का घर था, उनकी यादें दर बसती थी और इन बेरहमों ने इस ऐसी बेरहमी से इन चीज़ों को तबाह किया है। इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आइंदा आने वाले लोगों को पता हो कि ऐसी घिनौनी हरकत दोबारा नहीं करनी चाहिए। वफ्द ने कहा कि ऐसी हरकतों से पाक फौज के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक नेवल चीफ ने सऊदी मुसल्ह अफवाज की चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद रुवेली से मुलाकात की। एडमिरल नवीद अशरफ ने कमांडर रॉयल नेवल सऊदी नेवल फोर्सेस वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गवीली से भी मुलाकात की। मुलाकातों में अस्करी और दिफाई शोबों में ताउन के पहलुओं और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ के दौरे से दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान आज 76वां यौम आज़ादी रवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद तकरीबन 4 माह तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने डोगरा राज की गुलामी के खिलाफ जंग लड़ी और 1 नवंबर 1947 को गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ादी हासिल की और पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया। इसी खुशी में हर साल गिलगित बल्तिस्तान भर में 1 नवंबर का दिन यौम आज़ादी के तौर पर मनाकर पाकिस्तान से जुड़े रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत किया जाता है। और आवाम के लिए एक अच्छी खबर, हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया, जबकि पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। वज़ारत ख़ज़ाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे की कमी की गई है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 211 रुपये 3 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 189 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। कीमतों का इत्तलाक हो गया है। भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। काबिज फौज ने गुज़िश्ता माह ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ जारी रखी और 17 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के तहकीकाती शोबे की जानिब से जारी अदादोशुमार के मुताबिक इनमें एक खातून और एक बच्चा भी शामिल है। इनमें से 11 कश्मीरियों को भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों ने जाली मुकाबलों या हिरासत के दौरान शहीद किया। इन शहादतों से 2 खवातीन बेवा और 10 बच्चे यतीम हो गए। अक्टूबर में मकबूजा इलाके में भारतीय फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस एहलकारों समेत कानून नाफिज करने वाले एहलकारों ने मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर छापे मारे। इस दौरान मुहासरे की 212 कार्रवाइयों के दौरान 78 कश्मीरियों को गिरफ्तार, 10 को जख्मी, जबकि 3 मकानात को तबाह कर दिया गया। और अब कुछ बात करेंगे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की।